बड़े से बड़े डाकू भी बड़े साधु के रूप में परिवर्तित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने नेचर को परिवर्तित करना चाहता है, यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने भूल किया है और अब मुझे जो है जो भी मेरे से भूल हुआ है उसका प्रायश्चित करके मुझे सटीक मार्ग पे चलना है, तो सबसे पहले उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि यदि वो व्यक्ति अपने भूल को स्वीकार ना करे तो वो आने वाले दिन में और भी भूल करेगा। तो यदि वो स्वीकार करता है तो उसका साथ और समर्थन देना उचित होता है। पूर्व में आप मेरे भारतीय जनता पार्टी करने के यदि तरीकों को देखे होंगे तो आपको ये जरूर अंदाजा होगा कि मैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भागवते की मूल मंत्र को मानता हूँ, जिसमें क्लियर कहा गया है कि हम लोग सनातन धर्म के लोग सदैव समस्त लोगों के जीवन में सुखमय स्थिति की कामना करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन दीर्घायु हो, सभी का जीवन मंगलकारी हो। सभी का अर्थात समस्त लोग होते हैं, उसमें कोई विभाजन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो भी यहाँ नेतागण हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, जिनका जनता में कोई आरार नहीं है, जनता से मिलने में उनको डर लगता है, जिनको जनता से मिलने में डर लगता है, जिनको जनता से कोई प्रेम नहीं है, जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जो व्यक्ति बड़े नेता होने के बाद अपने घर से निकलते तो कोई एक पब्लिक उनके घर के पास ना रहता हो, वैसे नेताओं को सबसे ज्यादा डर है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक अगर काम करता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। युद्ध का काम होता है युद्ध में संघर्ष करना, लड़ाई करना। तो मैं जिसके ओर से हूँ उसके लिए निश्चित रूप से कार्य करूंगा। जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा और अपने तरीके से तो जरूर चाहूंगा कि मैं उसका 100% परिणाम दे पाऊं। अब आगे है कितना मुझे काम मिलता है और मैं कितना काम करता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा जो कार्य मिलेगा उसमें ईमानदारी से करूंगा। और मुझे मजा आता है, मैं रियली बोलता हूं, काम करने में मजा आता है। चाहे वो समाज के लिए काम करने का बात हो, चाहे लोकतंत्र का बड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट होने का बात हो। जीना है तो समाज के लिए काम करते हुए जीना। ये बार बार बोला हूं, राजनीति रहे या ना रहे, मेरी समाज सेवा चलती रहेगी। समाज नीति ही मेरी सबसे आगे है। और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा ना सोचे लोग रुक जाएगा। जुलाई के बाद निरंतर मेरा प्रोग्राम जो है उसी तरह चलता रहेगा। कार्यक्रम जो चल रहा था वो चलेगा, उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। मैं फ़िलहाल अभी मौजूद हूँ बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में। और जैसा कि जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा जो केंद्र हुआ है आकर्षित का, वो बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कई एक बड़े कद्दावर नेता हैं जिसका उलटफेर हुआ। उसी अंचल में भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के रहने वाले प्रियंकू पांडे, जो ज्योति फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, कई एक अच्छे काम किए हैं, लोगों के बीच इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि ये तृणमूल का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। जब चुनाव आते हैं तो ऐसा चलन आता है, एक नेता अपनी पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में जाता है, एक नेता दूसरे पार्टी छोड़ पहले पार्टी में आता है। तो आइए इस अवसर पे जान लेता है कि क्या रणनीतियाँ रही, क्योंकि अक्सर इनको देखा गया है कि सामाजिक कामों को लेकर आगे बढ़ते हैं ज्योति फाउंडेशन द्वारा। और इनका कहना था कि सियासत बाद में करेंगे, समाज का काम पहले करेंगे। तो आखिर क्या कारण है कि सियासत पहले आ गई और सामाजिक काम बाद में आ गया? सबसे पहले बताया प्रियंकू जी कि कैसा रहा और क्या वजह रही कि तृणमूल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए? सबसे पहले आपके जितने भी लोग हैं सभी को जो नमस्कार है। और आज बांग्ला कैलेंडर का नववर्ष भी है, तो समस्त जो तो बांग्लार ভিউয়ার আছে সমস্ত লোককে আমি বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমাদের জন্য খুবই ভালো দিন আজকে দিন, পয়লা বৈশাখ प्रथम दिन आज के दिन থেকে शुरू होच्छे। तो यदि आप बात कर रहे हैं राजनीतिक दल बदल की, तो मुझे लगता है मैं तृणमूल कांग्रेस में जितने भी दिन था वो सिर्फ मेरा शरीर तृणमूल कांग्रेस में था, मेरी आत्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ी रह गई थी। कितनी दिन खामोशी? बिल्कुल, आप यदि खामोशी को अगर आप देखें और मेरे कार्यों को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कार्य के माध्यम से सदैव ये बता रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। तृणमूल कांग्रेस के जो भी यहाँ नेतागण हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, जिनका जनता में कोई आरार नहीं है, जनता से मिलने में उनको डर लगता है, जिनको जनता से मिलने में डर लगता है, जिनको जनता से कोई प्रेम नहीं है, जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जो व्यक्ति बड़े नेता होने के बाद अपने घर से निकलते तो कोई एक पब्लिक उनके घर के पास ना रहता हो, वैसे नेताओं को सबसे ज्यादा डर है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक अगर काम करता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। और यदि आप सामाजिक काम करते हैं तो उसमें बाधा दी जाएगी। और जब भी मैं सामाजिक कार्य करने के लिए कोई भी बढ़ा हूं तब बाधा दी गई है। एटा चलबे ना, एटा करा जावे ना, एटा देखे ना। जब मुख से कहते कहते नहीं सके तो अंत में मेरे कार्यक्रमों का बैनर तो खुलवाना शुरू कर दिए थे। आप इतना कह रहे हैं कि मेरा काम बोल रहा था, लेकिन देखा गया जब तृणमूल दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी तो उस वक्त आप दिल्ली भी गए थे अभिषेक बनर्जी के समर्थन में।
बीजेपी विरोधी नारे भी थे आपके। कहीं न कहीं आप अर्जुन सिंह की तरफ कटाक्ष करते भी देखे गए, और आपका जो एक टैगलाइन है कि सेल्फी जाइंट बोल करके जो आपने बहुत सारे कविता के माध्यम से उन पे बातें भी कही थी, ये भी बातें बहुत सामने आई। तो उस वक्त तो आपने इस तरह से उनका मुखालफत किया था, और अचानक से आपका फेरबदल होता है और फिर से अर्जुन सिंह की हमायत में आ जाते हैं और आपके वो वेल विशर्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आप यदि इतिहास को अगर देखेंगे हमारे भारतवर्ष की इस धरा की इस मिट्टी पे बड़े से बड़े डाकू भी बड़े साधु के रूप में परिवर्तित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने नेचर को परिवर्तित करना चाहता है, यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने भूल किया है और अब मुझे जो है जो भी मेरे से भूल हुआ है उसका प्रायश्चित करके मुझे सटीक मार्ग पे चलना है, तो सबसे पहले उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि यदि वो व्यक्ति अपने भूल को स्वीकार ना करे तो वो आने वाले दिन में और भी भूल करेगा। तो यदि वो स्वीकार करता है तो उसका साथ और समर्थन देना उचित होता है। लेकिन हमें ऐसा देखने को मिला कि एक तरफ एक लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे जो है थोड़ी बहुत भूल हुई है, उसको सुधार किया जाए, और जो भूल हुई है वो गलत हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो भूल किए जा रहे हैं लगातार, उनको 1% भी किसी प्रकार का ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो किसी प्रकार का भूल किए हैं। उनको लग रहा मैं सही हूं। तो जो अपने भूल पे लगातार बढ़ता रहे वो जो है अपने जीवन को अंत की ओर ले जाता है, और जो अपने भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित करके सटीक मार्ग पे चलने का प्रयास करे वही व्यक्ति जो है डाकू से साधु बनता है। प्रियंकू जी, एक तरफ आपको देखा गया है कि आप ही सेकुलर माइंडेड आप रहे हैं, सभी धर्मों को लोगों को लेकर के चलते हैं। आपके साथ भी देखा गया है कि माइनॉरिटी के लोग हैं, रहते हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप फिर से वापसी किए हैं, बीजेपी पार्टी, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के खिलाफ जहर उगलते भी देखे जाते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण जो बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो आप विचारधारा को कैसे बदलिएगा? क्योंकि आपका विचारधारा कहीं ना कहीं सेकुलर है, आपने दर्शाया भी है, लोग आपके साथ रहते भी हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप गए हैं बीजेपी, कहीं ना कहीं उस पार्टी का विचारधारा सेकुलर तो होता ही नहीं है, और अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते देखा जाता है। तो ये विचारधारा कैसे आप बदलें, कैसे ऑब्जर्व कर पाए? देखिए, व्यक्तिगत यदि किसी का विचार अगर किसी के प्रति अगर द्वेष का हो, घृणा का हो, तो वो करेंगे। कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे अपने आप को एक दूसरे से अलग करता है, तो कोई व्यक्ति जाति के नाम पे करता है, कोई व्यक्ति परिवार के नाम पे करता है, कोई व्यक्ति अपने घर के आसपास के लोगों से व्यक्ति विशेष के नाम पे अलगाव लाता है। तो जिनकी जैसी बुद्धि होती है वैसे करते हैं। यदि पूर्व में आप मेरे भारतीय जनता पार्टी करने के यदि तरीकों को देखे होंगे तो आपको ये जरूर अंदाजा होगा कि मैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भागवते की मूल मंत्र को मानता हूँ, जिसमें क्लियर कहा गया है कि हम लोग सनातन धर्म के लोग सदैव समस्त लोगों के जीवन में सुखमय स्थिति की कामना करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन दीर्घायु हो, सभी का जीवन मंगलकारी हो। सभी का अर्थात समस्त लोग होते हैं, उसमें कोई विभाजन नहीं है। और यदि देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के भी मूल मंत्र में है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यदि आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, विशेषकर अगर मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं, तो 2004 से 2014 यूपीए 1 और यूपीए 2 के गवर्नमेंट के यदि विषय को आप देखें तो माइनॉरिटी के लिए उन्होंने अगर 100 रुपया का बजट निकाला था, तो आज 2014 से 2024 में अगर माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए वो 100 रुपया का जगह आपको लगभग 250 रुपया का जो है डेवलपमेंट के लिए आवंटन किया गया है। लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बजट माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो यदि ऐसी भावना होती कि मुझे जो है माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं करना है, मुझे जो है धर्म के नाम पे काम करना है, तो ये डेवलपमेंट आपको हमको किसी को देखने को नहीं मिलता। तो ये एक विषय जो आप बोल रहे हैं, कोई लीडर नेता बोलते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मुझे सदैव ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सदैव जो है समाज से हम लोगों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, जो लोग प्रत्येक वर्ग में होते हैं। आज एक समय था जो इस शहर को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोग लगे हुए थे, लेकिन मैं प्रियांगू पांडे और पास में हमारे हैं कि मुस्लिम भाई हैं जिनके वो कारण से हम लोग आपस में सामंजस्य करके इस अंचल को शांत रखे थे। उस समय कई लोगों को लग रहा था क्या कारण आकर 6 नंबर गली 5 नंबर गली में कुछ नहीं होता है, वो जगह शांत क्यों है? तो शांत इसलिए था क्योंकि 2 लोगों का मन जो है मिल रहा था और हम लोग अपने अंचल को स्वयं सेव करके रखे थे। तो ये व्यक्तिगत विचार होता है, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो व्यक्तिगत विचार है। और आप यदि देख रहे हैं कि मैं जिस दिन ज्वाइनिंग किया उस दिन पदलापुर के हाजी साहब से लेकर के कई माइनॉरिटी के लोग जो है वहाँ ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने का अर्थ एक ही है कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं हम लोगों पर विश्वास है कि हाँ हमारे साथ गलत नहीं होगा और ना गलत किया जाएगा। कहीं कहीं देखा जाता है प्रियांकू जी की माइनॉरिटी के लोग
बीजेपी को तो पसंद करते हैं नहीं करते, लेकिन विशेष जैसे व्यक्ति विशेष को लोग पसंद करते हैं। देखा गया कि तोपस राय भी जब बीजेपी ज्वाइन किए थे तो कई माइनॉरिटी के लोग उनके हाथ थाम करके बीजेपी ज्वाइन किए, और आप भी जब ज्वाइनिंग किए तो देखा गया कि काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग आपके समर्थन में उतरे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो ये आपका ये पर्सनल आपका जो व्यवहार है वो किया है या बीजेपी से लोगों की मोहब्बत है, आपको क्या लगा? देखिए, बंगाल की मिट्टी पे अब मुस्लिम भाई भी, माइनॉरिटी भाई भी समझना शुरू कर दिए हैं कि तृणमूल कांग्रेस लंबे समय तक हम लोगों को सिर्फ बरगला के रखी है, और उनके लिए कोई भी वैसा काम नहीं हुआ जिस काम को देख करके वो बोल पाए कि हमारे लिए कुछ सेपरेट बड़ा कार्य किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब जो है बंगाल के माइनॉरिटी को विश्वास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए कार्य करेगी, और बंगाल की मिट्टी में सबको लेके चलना होगा। ये भारतवर्ष की मिट्टी में, भारतवर्ष के इस मिट्टी में सबको लेके चलना होगा। भारतवर्ष की मिट्टी ये खूबसूरती के लिए ही जानी जाती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में भारतवर्ष को बोला जाता है अनेकताओं में एकता का देश। तो जहां अनेकताओं में एकता का देश है वहां पे आपको इस चीज को लेकर के चलना होगा, मान के चलना होगा। इसलिए हम लोग जो है एकदम क्लियर इस मैसेज को लेकर चलते हैं कि हम सबके लिए हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम सबको जो है एक साथ लेकर बढ़ना चाहते हैं। हमारा धर्म भी यही करता है कि सभी धर्म का सम्मान करें। हम ब्राह्मण फैमिली से जन्मे हुए बच्चे हैं। बचपन में ही मेरे पिताजी ने हमें एक शिक्षा दी थी कि वो बंदा कभी भी अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता जो सभी धर्मों का जो है सम्मान करना ना सीखे। जो सभी धर्म को, सभी उपासना की पद्धति का सम्मान करता है, वही व्यक्ति अपने उपासना को आगे बढ़ा सकता है। हाँ, आप अपने धर्म के, अपने उपासना के पद्धति के लिए ईमानदार रहिए, आप अपने कर्मों को करिए, जो मैं सदैव बचपन से करते आया हूँ। हमारे घर में ये कल्चर रहा, हम लोग इसको करते आए। लोग को बोलते हैं कि भाई पूजा पाठ करो। कोई अगर मान ली मुस्लिम है उसको बोलते हैं भाई 5 बार नमाज पढ़ने का प्रयास करो। कोई अगर हमारे सरदार जी सिक्योरिटी थे उनको मैं बोला था, मैं प्रथम बुला के उनको बोला था कि आप गुरुद्वारा जाने का जो है कार्य करिए। आपको रविवार अगर 2 घंटा 3 घंटा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है अपना शेड्यूल उस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये भावना ले करके जो नहीं चलेगा वो कभी भी अपने धर्म के प्रति जो है ईमानदार नहीं हो सकता। प्रियंकू जी, क्या लगता है इस बार माइनॉरिटी का जो सोच है तृणमूल के प्रति, जो एक तरफा वोट गिरता है, इसे भी उस वोट का कुछ अंश बीजेपी अपने तरफ टान पाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में जहां तक मुझे पता है 2019 में भी माइनॉरिटी का जो एक अंश वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। मैं मालदा में अमित शाह जी के कार्यक्रम में 2019 साल में था, वहां दायित्व में। मालदा के उस कार्यक्रम में मैं देखा था कि माइनॉरिटी वोटर इतने ज्यादा उस कार्यक्रम में आए थे कि देख करके ही पता चल रहा था कि माइनॉरिटी वोट मूव हो रहा है। लेकिन वो मूव किया था पहाड़ से आते आते मालदा तक। इस बार मुझे दिख रहा है कि वो बंगाल की खाड़ी तक जो उसका असर दिखेगा। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब पहाड़ से जल चलता है तो वो जल ढलते ढलते धीरे 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 करके आगे खाड़ी में ही मिलता है। तो वो मुस्लिम भाई का जो सोच है वो पहाड़ से धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है बिल्कुल जो है स्वीकार कर रही है कि हम लोगों को माइनॉरिटी भाइयों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके उनको मजबूती के साथ लेके चलना है, और बंगाल को एक नए विकास के मार्ग पे ले जाना है। बंगाल पूरे भारतवर्ष में जो है सबसे विकसित राज्य हुआ करता था। आपको देखा गया कि आप जॉब फेयर भी लगाते थे, काफ़ी सराहना हुई आपके काम की। हमने भी सराहना की थी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, और जो महंगाई का मामला है। 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया तो अपोजिशन इस पर टारगेट भी करती है कि मोदी सरकार में युवा बहुत बेरोजगार हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी नहीं है। एक तरफ आप जब तृणमूल में थे तो रोजगार बढ़ाने का जॉब फेयर करवाते थे, आप बीजेपी में जब शामिल हुए तो क्या आपको लगता है कि जो जॉब क्राइसिस का जो मामला था, जो युवा अनएम्प्लॉयड थे, तो सरकार इस पर काम करेगी? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम कि सबसे पहले जो आता है रोजगार आता है और महंगाई आती है, लेकिन जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ हिंदू वोट के लेकर के आगे बढ़ रही है, कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी वोट को लेकर के टारगेट करके आगे बढ़ रही है। तो रोजगार और महंगाई का जो मामला है, इस पे किस तरह से बीजेपी काम करेगी आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि रोजगार मेला की जब बात की है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजगार मेला का ही बैनर जो है खोला गया था, और एक बार नहीं 2-2 बार खोला गया था, और हम लोगों ने दूसरे बार खोलते हुए पकड़ा। एक रिक्शा वाला रोते हुए लास्ट बोलना शुरू कर दिया कि भैया माफ कर दीजिए हमें। तृणमूल के नेता थे जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, अपने अंचल में एक आदमी से नहीं मिलते और अपने अंचल में जो है हमारा बैनर खुलवा रहे थे। अरे भैया, रोजगार मेला सिर्फ हमारे लिए नहीं था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। अगर लोग नौकरियां पाए हैं तो वो पूरे समाज के लोग थे, प्रत्येक वर्ग के लोग थे। इतना डर सामाजिक कार्य करने वालों से,
इतना, और मैं बता रहा हूँ पुनः रोजगार मेला लगाऊंगा। और रही भारतीय जनता पार्टी का बात, तो मैं सदैव आपको बता रहा हूँ कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं अपने तरफ से सदैव प्रयास करूंगा जितना ज्यादा रोजगार बढ़े, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। और नहीं, महंगाई की यदि बात करें तो मैं महंगाई वाले मुद्दे पे पूर्ण रूप से सभी के साथ नहीं, क्योंकि मैं 2004 से 14 का ग्राफ और 14 से 24 का ग्राफ को मिलाता हूँ। इसलिए कभी भी महंगाई मुद्दा जो है आज हावी नहीं हो पाया, क्योंकि अब 4 से 14 के अगर आप देखिएगा रेपो को और 14 से 24 देखिएगा तो आपको दिखेगा कि नहीं, महंगाई उस तुलना में आगे नहीं बढ़ा है। तो इस बात को मानते हैं, लेकिन रोजगार जरूरी है, और रोजगार के लिए जो भी करना होगा वो कार्य हम लोग कर रहे थे, करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी, डायरेक्ट टाइम तृणमूल के नेता मुझे सपोर्ट नहीं किए थे। आपने कहा कि सपोर्ट नहीं किए थे तृणमूल के नेता, पोस्टर हटाएंगे, जबकि अभी कुछ देर पहले जो नहटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था उसमें भी जब सवाल पूछा गया तो पार्थो भौमिक ने कहा कि म्युनिसिपल की तरफ से भी उनको सपोर्ट दिया गया था। इवन जब मैंने खुद ही प्रश्न किया सोमनाथ श्याम जी से तो उन्होंने कहा कि प्रियंकू जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको कामों को सराहा। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको नज़रअंदाज किया गया, वो एक तरफ से आपकी सराहना कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, सोमनाथ श्याम जी विगत कल भी मेरे बारे में बोले, बड़े भाई हैं हमारे। यदि मैं छोटा भाई हूं तो मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई के विषय में मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। और एक पद्धति के तहत हम लोग चल रहे हैं, वो जहां हैं वहां रह के अपना काम कर रहे हैं, तो वक्त के साथ पता चलेगा कि काम का क्या परिणाम होता है। तो बड़े भाई अपने जगह काम कर रहे हैं, छोटे भाई हम लोग अपने जगह पे हैं। जैसे से चुनाव आ रहा है प्रियंकू जी, पहले आया कि बीजेपी 35 सीट लेके आएगी, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, अभी कहा जा रहा है कि 22 से 25 सीट ला रही है बीजेपी। तो आपके हिसाब से आप भी पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या लगता है कि कितना सीट लेकर के आ पाएगी बीजेपी? देखिए, मुझे जहां तक लगता है, मैं प्रशांत किशोर जी की ही बात को मानता हूँ। प्रशांत किशोर जी को सबसे बड़े प्लानर के रूप में तृणमूल कांग्रेस मानती रही है, पूरे देश के लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस में जब वो काम यहाँ कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि डबल डिजिट से ऊपर जो उठने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, परिणाम वही हुआ। आज प्रशांत जी स्वयं बोल रहे हैं कि 25 सीट जो है लगभग लॉस्ट कर रही है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में। तो उनकी बातों को मान के अगर देखा जाए तो 25 सीटें तो लॉस्ट कर रही है तृणमूल कांग्रेस, शेष बच गया 17। अब 17 में भी कितना रहेगा नहीं रहेगा वो अंत तक देखा जाए। देखिए, बंगाल की जनता जो है तृणमूल कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। बंगाल की जनता को विश्वास था ममता बनर्जी के चेहरे पे, जो ममता बनर्जी जी के हाथ में पार्टी नहीं है। ये आम आवाम जान चुकी है कि ये पार्टी उनके हाथ में नहीं है, और जब उनके हाथ में ये पार्टी नहीं है तो फिर क्या होगा? सिर्फ माइक पे बोलने से दीदी का कुछ होना नहीं है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तृणमूल पार्टी एक मेला है, लोग फुचका खाने आते आते मेला उठेगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। इसको हाल हो चुका है, तृणमूल कांग्रेस आज मेले के रूप में है, क्योंकि दीदी नहीं है, दीदी का कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी पे। दीदी को सिर्फ जो है सामने मुखौटा बनाकर रखा दिया गया है। दीदी कुछ नहीं कर पा रही है। दीदी अगर कुछ बोलती है तो घर में उनको बहुत सारे बातों को सुनना मिलता है, या इंटरनल जो है पुलिस आईबी का रिपोर्ट भी सुनने को मिलता है। इस तक सरकार टिक पाएगी आपके साथ? दीदी को सामने रख के जितना दिन प्रयास करना कर ले, लेकिन मुझे लगता है आम जनता इस बात को जान चुकी है। इसलिए आम जनता जो है अब नहीं चाहती है कि ये सरकार रहे, क्योंकि ये सरकार अब दीदी की सरकार है ही नहीं। प्रियंकू जी, ये रही पॉलिटिक्स की बात है। आखिरी सवाल मेरा आपसे पर्सनल बात है। प्रियंकू पांडे एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहा था, अभी फिलहाल बीजेपी ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद अब काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं पॉलिटिक्स में, कई एक मंच साझा करते दिख रहे हैं। तो प्रियंकू पांडे का रोल पॉलिटिक्स में अब क्या रहे? चुनाव के वक्त में योद्धा का काम होता है युद्ध में संघर्ष करना, लड़ाई करना। तो मैं जिसके ओर से हूँ उसके लिए निश्चित रूप से कार्य करूँगा। जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा उस कार्य को करने का प्रयास करूँगा, और अपने तरीके से तो जरूर चाहूँगा कि मैं उसका 100% परिणाम दे पाऊँ। अब आगे है कितना मुझे काम मिलता है और मैं कितना काम करता हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा जो कार्य मिलेगा उसमें ईमानदारी से करूँगा। और मुझे मज़ा आता है, मैं रियली बोलता हूँ, काम करने मज़ा आता है। चाहे वो समाज के लिए काम करने का बात हो, चाहे लोकतंत्र के बड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट होने का बात हो। जीना है तो समाज के लिए काम करते हुए जीना। ये बार बार बोला हूँ, राजनीति रहे या ना रहे, मेरी समाज सेवा चलती रहेगी। समाज नीति ही मेरी सबसे आगे है, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा ना सोचे लोग कि रुक जाएगा। जुलाई के बाद निरंतर मेरा प्रोग्राम जो है उसी तरह चलता रहेगा। कार्यक्रम जो चल रहा था वो चलेगा, उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। सामने रामनवमी है, रामनवमी की जो है, देखिए इस बार की रामनवमी थोड़ी सी अलग है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कई जो है पुस्त चली गई, जो इंतजार करते रह गई कि राम जी टेंट से कब उठेंगे। आज जो है माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे भव्य राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, और भव्य राम मंदिर के शुभारंभ के बाद ये प्रथम रामनवमी होगा, जिसमें राम जी के जन्मोत्सव का हम लोग पालन करेंगे। इस वर्ष सबसे ज़्यादा हर्षदायक विषय होगा, राम जी के जो है हम लोग रामनवमी के दिन पूजा पाठ करेंगे।
पूजा पूजा प्रार्थना करके हम लोग आवेदन अनुरोध करेंगे कि राम जी सद्बुद्धि सबको दीजिए कि आपकी तरह ही राम राज्य में सभी लोग जीने का प्रयास करें और आपकी तरह ही शासन की व्यवस्था हो। राम जी के वक्त में किसी भी प्रजा को दुखी वो नहीं रहने देते थे, वो प्रयास करते थे कि कैसे उसका ज़्यादा कार्य किया जाए। तो राम जी का ही राम राज्य की भावना हेतु राम जी को प्रार्थना आराधना करेंगे और आने वाले दिन में राम जी के मार्ग पे चलने का जो है प्रत्येक समय प्रयास करेंगे। ये थे प्रियंकू पांडे, जिनसे हम बातें कर रहे थे। एक समाज सेवी, ज्योति फाउंडेशन द्वारा समाज का काम करते हैं। तृणमूल में एक सक्रिय लीडर थे, लेकिन देखा गया चंद दिनों पहले बीजेपी के दामन थाम लिए। चुनाव आते हैं तो मैंने कहा ही कि नेतागण एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, अपनी विचारधाराएं बदलते हैं। इसी तरह से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे और नेताओं का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे कि उनकी क्या सोच है आने वाला लोकसभा चुनाव में। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।